Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपकी सैलरी हर महीने किसी और के अकाउंट में चली जाए और आपको सिर्फ ना बेसिक एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा पैसा मिले, तो आप अमीर होंगे या गरीब? ऑब्वियसली धीरे धीरे आप गरीब होते जाओगे। एग्जैक्टली यही ब्रिटिश ने इंडिया के साथ किया। इंडिया एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, लेकिन ब्रिटिश ने उसे एक कह सकते हो कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया, जिसका ना पर्पस था कि ब्रिटिश को रिच बनाना और इंडियन को डेवलप करना नहीं, है ना। आज हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडिया की इकोनॉमी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। सो ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी, इसको समझते हैं, ठीक है। दिस वन, तो ब्रिटिश आने से पहले इंडिया एक फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर था, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट थी, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था। इंडिया को ना सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, लेकिन ब्रिटिश ने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इंडिया को बना दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सिंपल फॉर्मूला था कि कॉटन इंडिया से ले जाते थे, कपड़े ब्रिटेन में बनाते थे और वही कपड़े इंडिया में आके बेच देते थे। सो मतलब रॉ मटेरियल हम देंगे, प्रॉफिट ब्रिटेन कमाएगा। रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बन गई। अर्ली इंडियन क्रिटिक्स कौन थे? तो सबसे पहले ना किसने ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को समझा? तो राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हैवी लैंड रेवेन्यू हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री हो रहा है, कंडीशन ऑफ पीजेंट को बताया। और उसके बाद आए भास्कर पांडुराम तरखदार। ओके, उन्होंने ओपनली जो है लिखा कि ब्रिटिश रूल इज़ रनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी एंड इनरिचिंग ब्रिटेन। यानी इंडियंस को समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम ना सिर्फ पॉलिटिकल स्लेवरी नहीं है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी उतना ही डेंजरस है, ठीक है। फिर आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, इसको समझते हैं। तो चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिश से पहले इंडिया एक टेक्सटाइल जो है ना, इंडिया की टेक्सटाइल पूरी दुनिया में फेमस थे। ढाका की मुस्लिम क्लोथ, बनारस का सिल्क, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स ना सस्ते दाम में इंडियंस को बेचने शुरू कर दिए। सो इंडियन प्रोडक्ट्स पर ना ब्रिटिश हैवी ड्यूटीज़ लगाने लगे। ब्रिटिश गुड्स पे इंडिया में जो है लो ड्यूटीज़ रहते थे, तो सस्ते में कपड़े मिल जाते थे। सो इमेजिन करो कि आप एक स्मॉल शॉप चलाते हो और सामने एक बहुत बड़ी मॉल खुल जाए जहाँ सब प्रोडक्ट ना बहुत सस्ते में मिलते हैं, तो आपकी शॉप क्या होगा? आपके शॉप का बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली ना यही इंडियन आर्टिशन के साथ हुआ। लाखों वेबर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए। इंडस्ट्रीज़ जो है डिक्लाइन करने लग गई और इंडिया की इकोनॉमिक जो है सेल्फ रिलायंस ख़त्म होने लगी। अब बात करते हैं रूरलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में। सो इंडस्ट्री ख़त्म हुई तो लोग गए कहाँ? एग्रीकल्चर में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रूरलाइजेशन। प्रॉब्लम ये थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लैंड उतनी ही थी, तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि लैंड होल्डिंग छोटी हो गई, प्रोडक्टिविटी लो रही और इनकम कम हुई, पॉवर्टी बढ़ने लगी। और जब ना एग्रीकल्चर पर ओवर डिपेंडेंस हो जाए तो एक कह सकते हो कि एक ड्रॉट या क्रॉप फेल्योर ना पूरी इकोनॉमी को कह सकते हो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है ना। सो इसके कंसेक्वेंसेस क्या हुए कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मेजर कंसेक्वेंसेस था ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी बढ़ा, इंडेटनेस बढ़ा, फ्रीक्वेंट फेमीन आने लग गए, लो प्रोडक्टिविटी होने लग गया और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया। सो एक कंट्री जो एक टाइम पे प्रॉस्पेरस थी, धीरे धीरे वो करते गई और वो पुअर और डिपेंडेंट बनती गई। सो ये ब्रिटिश पॉलिसी के नतीजे थे। अब हम बात करेंगे कि ये वाला पीजेंट्स, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स। ओके, हाँ, तो ब्रिटिश का सबसे बड़ा फोकस क्या था? रेवेन्यू। ओके हाँ, तो चाहे क्रॉप हो या ना हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। सो इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी ना आई हो लेकिन ईएमआई फिर भी देना पड़े, तो डिफ़िकल्ट है ना। एग्जैक्टली यही फार्मर्स के साथ हुआ। रेवेन्यू डिमांड था, फिक्स इन कैश बहुत हाई थे, क्रॉप फेल्योर के बाद भी पेमेंट कंपलसरी था।
सो रिज़ल्ट क्या हुआ कि फार्मर्स को ना मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, लोन के साथ इंटरेस्ट भी था, फिर और लोन लेना पड़ा, तो धीरे धीरे ना कर्ज बढ़ता गया। कई फार्मर्स अपनी ज़मीन भी खो बैठे, पीजेंट सेमी स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंच गए। उसके बाद आया एमर्जेंस ऑफ इंटरमीडियरीज एंड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये क्या है? तो ब्रिटिश ने एक और क्लास क्रिएट किया, इंटरमीडियरीज, जो कि थे जमींदार, ताल्लुकदार, जागीरदार, ये सब कुछ ऐसा था, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर थी, फिर ज़मींदार, फिर सब फ्यूडेटरीज और फिर सबसे नीचे थे पीजेंट्स। तो सब अपने शेयर लेते थे और सबसे नीचे कौन थे? फार्मर्स। सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे था? तो फार्मर पे। और कई ज़मींदार ना खुद विलेज में रहते भी नहीं थे, उन्हें कहते थे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। उसको ना बस रेंट चाहिए था। फार्मर्स की कंडीशन, इरिगेशन, डेवलपमेंट, किसी से उसको कोई मतलब नहीं था, है ना। अब आता है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल है कि ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर इम्प्रूव क्यों नहीं की? क्योंकि उनका गोल डेवलपमेंट कभी था ही नहीं, उनका गोल था रेवेन्यू कलेक्शन करना, और इसीलिए जो है इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं किए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ किया और चीप क्रेडिट भी नहीं दिए। तो फार्मर्स जो है पुराने टूल से ही काम करते थे। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी लो हो गई, एग्रीकल्चर स्टैगनेंट हो गया। और एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं इसको, जैसे अगर आज भी ना किसी स्टूडेंट को 20 साल पुरानी किताब और टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो वो कंपटीशन क्रैक करना कितना मुश्किल होगा उसके लिए। एग्जैक्टली यही इंडियन एग्रीकल्चर के साथ हुआ, ठीक है। अब फेमीन्स एंड पॉवर्टी की बात कर लेते हैं। सो अब आता है सबसे पेनफुल कंसिक्वेंसेस पे, फेमीन। ब्रिटिश पीरियड में फेमीन बहुत फ्रीक्वेंट हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर फेमीन सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ब्रिटिश पॉलिसी ने इन्हें और सीवियर बना दिया। कैसे? जैसे कि रिलीफ वर्क ले देते थे, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कंटिन्यू रखा, है ना, मतलब देश से बाहर भेजे जा रहे हैं, फिर चाहे देश में अकाली पड़ी हो, उससे ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं था। गवर्नमेंट का कह सकते हो कि लेजेस फेयर एटीट्यूड था, मतलब कि लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन ग्रेन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ डेथ हुआ, मास पॉवर्टी हुआ, माल न्यूट्रिशन हुआ, माइग्रेशन, सोशल डिस्ट्रेस, और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ड्रेन्ड इंडिया इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग इट। ओके, अब आते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। इसको ना समझते हैं कि है क्या, है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिश ने फार्मर को इनकरेज किया कि कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ, टी, जूट, कॉटन, ओपियम, ये सारे ना तुम जो है क्रॉप्स को जो है फूड क्रॉप कम और कैश क्रॉप ज़्यादा उगाने की बात की। क्यों? उससे ना एक्सपोर्ट के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर सब कैश क्रॉप उगाएंगे तो खाना कहाँ से आएगा, है ना, फूड शॉर्टेज हुआ। और एक और इशू हुआ कि फार्मर्स जो हैं वर्ल्ड मार्केट पर डिपेंडेंट हो गए। अगर प्राइसेस गिर गई, इनकम ख़त्म हो जाए, रिस्क बढ़ गया, तो प्रॉफिट ज़्यादा किसको हुआ? मर्चेंट्स और ब्रिटिश ट्रेडर्स को ना, तो फार्मर्स को नहीं हुआ। वही चीज़ है। इसके बाद जो है हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रीज़ एंड द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसको समझते हैं। तो ब्रिटिश आने से पहले इंडिया जो है टेक्सटाइल में वर्ल्ड लीडर्स, जैसे कि मुस्लिन क्लोथ, सिल्क, मेटल वर्क, शिप बिल्डिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लेकिन ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दाम पे मिलने लगे। साथ ही ना इंडियन गुड्स पर ना ब्रिटिश ने हैवी ड्यूटीज़ लगाने लग गए, कंपटीशन अनफेयर हो गया। रिजल्ट क्या हुआ कि लाखों आर्टिशंस और वेबर्स जो है ना बेरोज़गार हो गए, और ये प्रोसेस कहलाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इसी पीरियड में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री भी आई, जैसे कि जूट मिल, कॉटन मिल्स, टी प्लांटेशन, रेलवेज, आयरन एंड स्टील। पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसके साथ ये भी है कि क्या इन इंडस्ट्रीज़ के ऑनर कौन थे? मोस्टली ब्रिटिशर्स थे, है ना। रॉ मटेरियल इंडिया के थे, लेबर इंडिया के थे, लेकिन प्रॉफिट किसको जाता था? तो ब्रिटेन को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे देश को बिगाड़ के रख दिया। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सवाल है कि क्या इंडियंस ने अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की? बिल्कुल की थी। इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आए थे। बॉम्बे में कॉटन मिल्स, बंगाल में जूट मिल्स, शुगर मिल्स, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री।
लेकिन उनके सामने बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, जैसे लैक ऑफ कैपिटल था, पैसे नहीं थे, फंड्स नहीं थे, लैक ऑफ क्रेडिट था, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, फॉरेन कॉम्पिटिशन्स था, लिमिटेड प्रोटेक्शन थे। सोचो अगर एक स्मॉल स्टार्टअप को डायरेक्टली ना मल्टीनेशनल कंपनीज से compete करना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट होगा, है ना। एग्जैक्टली यही इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ। फिर भी इन इंडस्ट्रीज़ ने फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी। अब बात कर लेते हैं नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में, इसके बारे में। इंडियन नेशनलिस्ट ने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के सच सबसे पहले एक्सपोज किए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल का रियल ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हाई लैंड रेवेन्यू, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, वन वे फ्री ट्रेड के बारे में, हाई सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सपोज किया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ना ग्रेजुअली फ्रीडम मूवमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। नेशनलिस्ट समझ गए थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना इकोनॉमिक फ्रीडम इम्पॉसिबल है ना। उसके साथ आता है दादा भाई नारोजी की ये एक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, जो कई इंडियंस को ना कह सकते हो कि कई इंडियंस का आँख खोल दिया इन्होंने। अब आते हैं इस चैप्टर के सुपरस्टार पर, दादा भाई नारोजी। उन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने दिया ड्रेन थियरी। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया की जो वेल्थ है ना वो कंटिन्यूसली ब्रिटेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी इक्विवेलेंट रिटर्न का, और उन्होंने इस प्रोसेस को कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, और एस्टिमेट दिया कि अराउंड कह सकते हो कि 20 to 30 मिलियन पाउंड जो ब्रिटेन का है एवरी ईयर जाता है वहाँ पे। सो इमेजिन कीजिए आपके अकाउंट से हर साल लाखों रुपए ऑटोमेटिकली किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, आप ग्रेजुअली गरीब होते जाएंगे, है ना। इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। सो पब्लिक ड्रेन मतलब सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहीं से जाते थे, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, होम चार्जेस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सारे इंडियंस के पैसे थे, है ना। प्राइवेट ड्रेन मतलब प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश बिजनेसमैन, कंपनी डिविडेंड्स, सेविंग ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉय, रेमिटेंसेस। नारोजी ने कहा कि नो नेशन कैन बिकेम प्रॉस्पेरस इफ़ इट्स वेल्थ कंटिन्यूसली फ्लोज आउटसाइड, और ये सही बात है ना। अगर आप देश में इन्वेस्ट नहीं करोगे और देश का पैसा बाहर भेजते रहोगे तो वो देश कैसे डेवलप करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। अब बात करते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ दैट मेड इंडिया पुअर। ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडिया को पुअर बनाया बिकॉज पहला एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू था, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री था, वन वे फ्री ट्रेड था, बहुत सैलरीज जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देते थे, हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, होम चार्जेस, रेलवे गारंटीज़, रेमिटेंसेस और प्रॉफिट अब्रोड, ये सारी चीज़ें यहीं से जाती थी। और सबसे शॉकिंग बात कि एजुकेशन, हेल्थ और इरिगेशन पर बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ। इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो इंडिया था, इंडिया बिकेम पुअर, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एंड एक्सप्लॉयटेड। तो ये इसका जो है कह सकते हो एक सेटबैक या कह सकते हो आपकी नेगेटिव था। ओके, अब बात कर लेते हैं हम वन वे फ्री ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी के बारे में। सो ब्रिटिश कहते थे कि वी बिलीव इन फ्री ट्रेड, लेकिन ये फ्री ट्रेड ना इक्वल नहीं था, ये था वन वे फ्री ट्रेड। कैसे? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, ओपियम, है ना, यानी रॉ मटेरियल। और ब्रिटेन से क्या इंपोर्ट होता था? मैन्युफैक्चर्ड गुड, मशीन मेड क्लोथ्स, फैक्ट्री प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिश गुड्स जो है इंडिया में ऑलमोस्ट फ्रीली आ सकते थे, है ना, लेकिन इंडियन गुड्स पर ना ब्रिटेन में हैवी इंपोर्ट्स ड्यूटी लगाते थे। और ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे एक क्रिकेट मैच में एक टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों की परमिशन हो और दूसरी टीम को सिर्फ फील्डिंग। कंपटीशन तो फेयर ही नहीं है कहीं से भी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या था? इकोनॉमिक ड्रेन का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। सो अब सवाल है कि अगर देश का पैसा कंटिन्यूसली बाहर जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली जो इंडिया के साथ हुआ इफ़ेक्ट क्या था? पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, लो इनकम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। और दूसरी तरफ ब्रिटेन बिकेम रिच एंड इंडस्ट्रियल डेवलप्ड, है ना। एक फेमस स्टेटमेंट याद रखिए कि इंडिया बिकेम पुअर वाइल ब्रिटेन बिकेम प्रॉस्पेरस, यानी इंडिया एक कॉलोनी बन गया
जो सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इशू एज अ स्टिमुलेंट टू नेशनल अनरेस्ट। तो आपको क्या लगता है, क्या लोग सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स के लिए फ्रीडम मूवमेंट में आए? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक सफरिंग भी बहुत बड़ा एक रीज़न था। पीजेंट्स गरीब होते गए, आर्टिशियंस बेरोज़गार होते गए, वर्कर्स की कंडीशन ख़राब होती गई। इंटेलेक्चुअल्स ने, कह सकते हो, जब लोगों को समझाया कि ये पॉवर्टी ना नेचुरल नहीं है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का रिजल्ट है, तब इकोनॉमिक इशूज़ जो है पॉलिटिकल इशू बन गया और पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज, क्योंकि लोगों को ना समझ आ गया था कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना इकोनॉमिक फ्रीडम इम्पॉसिबल है। ओके, नाउ द की नेशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। नेशनलिस्ट ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कुछ पावरफुल आर्ग्यूमेंट दिया। पहला कि इंडिया की वेल्थ कंटिन्यूसली ब्रिटेन जा रही है। दूसरा कि ब्रिटिश रूल की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का ना मेन रीज़न है ब्रिटिश रूल, है ना। फॉरेन रूलर्स कभी भी लोकल इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, है ना। इंडिया को अपनी रिसोर्सेज पर खुद कंट्रोल होना चाहिए। इकोनॉमिक रीजनरेशन के लिए स्वराज ज़रूरी है। और यही बात ना दादा भाई नारोजी ने बहुत ब्यूटिफुली कहा कि नो नेशन कैन बी प्रॉस्पेरस इफ़ हर वेल्थ इज़ कंटिन्यूसली ड्रेन्ड अवे, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही, है ना। अब ना थोड़ी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्स, सवाल है कि इंडियंस ने इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया? स्वदेशी मूवमेंट करके। मैसेज सिंपल था कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स की डिमांड करो, है ना। इंडियन जो है एंटरप्रेन्योरशिप को इनक्रेज करने शुरू किए। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को पॉलिटिकल फ्रीडम के पाथ पे जो है पाथ माना गया। सो एक एग्जांपल लो, अगर आप हमेशा दूसरों की प्रोडक्ट खरीदोगे और अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोकल बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा? इसीलिए ना स्वदेशी सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, वो एक ना पेट्रियोटिक मूवमेंट बन गया। और कह सकते हो कि कपड़ा खरीदना भी ना नेशनलिज्म का सिंबल बन सकता है। इसीलिए जब भी मौका मिले आप अपने देश के सामान खरीदो, मेड इन इंडिया, वो हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा और अल्टीमेटली हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा तो हमारा देश प्रॉस्पेरस होगा। और अगर हमारा देश प्रॉस्पेरस होगा तो देश डेवलप होगा, और देश अगर डेवलप हुआ तो हम आम जनता की लाइफ जो है वो बेटर होगी, प्रॉस्पेरस होगी, अच्छी होगी, है ना। सो अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट स्टेज था मर्केंटिलिज्म। ओके, मर्केंटिलिज्म, इसका सिंपल मीनिंग है मैक्सिमम वेल्थ कलेक्ट करो और अपने कंट्री को रिच बनाओ। दिस वन, ये वाला। ओके, सो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया से ज़्यादा पैसे ब्रिटेन भेजना। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट, इंडियन गुड्स पर ना ब्रिटेन में हैवी ड्यूटीज़ लगाना। इमेजिन कीजिए आपके एरिया की सारी शॉप एक ही कंपनी के कंट्रोल में आ जाए, आपको वही खरीदना पड़े, वही बेचना पड़े, तो कंपटीशन ख़त्म, है ना। एग्जैक्टली यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। रिजल्ट क्या हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफ़र करने लगी, एग्रीकल्चर को भी ना ट्रेड के लिए यूज़ किया गया। ये स्टेज बेसिकली ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का, कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टेज 2 की बात करें तो फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म, ये क्या है? अब आता है सेकेंड स्टेज, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ना कंपनी का मोनोपोली ख़त्म हो गया। ब्रिटिश ने कहा कि अब फ्री ट्रेड होगा, लेकिन ये फ्री ट्रेड भी अनइक्वल था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में फ्रीली आ सकते थे, इंडियन इंडस्ट्री compete ही नहीं कर पाई। रिजल्ट हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने सुना होगा ना कि इंडिया कभी टेक्सटाइल, मुस्लिम क्लोथ्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस था, लेकिन ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स ने लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब एक एग्जांपल से समझो कि सपोज़ आप घर से हैंडमेड कैंडल्स बनाते हो और अचानक से एक जायंट कंपनी वही कैंडल्स बहुत सस्ते रेट पर बेचने लगे। आपका बिजनेस तो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली यही इंडियंस आर्टिशंस और वेबर्स के साथ हुआ। रिजल्ट हुआ कि मिलियंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ी, फेमीन्स इंक्रीज हुए, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ गई, है ना। एंड द थर्ड स्टेज इज फाइनेंस इम्पेरियलिज्म।
ये क्या है? अब आते हैं थर्ड लास्ट स्टेज पे, फाइनेंस इम्पेरियलिज्म। इस स्टेज में ना ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जैसे रेलवेज, बैंक, प्लांटेशंस, माइंस। सुनने में लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, पर क्वेश्चन है कि ये डेवलपमेंट किसके लिए था? इंडिया के लिए या ब्रिटेन के लिए? आंसर है मोस्टली ब्रिटेन के लिए। रेलवेज का मेन पर्पस था रॉ मटेरियल को पोर्ट तक जल्दी पहुंचाना। बैंक और इन्वेस्टमेंट का पर्पस था ब्रिटिश बिजनेस को प्रॉफिट देना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेकिन कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। रिजल्ट क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस और बढ़ गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंटेंसिफाई हो गया और इंडियन रॉ मटेरियल सप्लायर्स और मार्केट्स बनकर रह गया, है ना। फीचर्स अगर तीनों का देखें तो अब तीनों स्टेज का एक ही मेन जो है याद रखना है कि चाहे मर्केंटलिज्म हो, चाहे फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म हो, या चाहे कह सकते हो आप फाइनेंस इम्पेरियलिज्म हो, हर स्टेज पे कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, पॉलिटिकल कह सकते हो सब्जुगेशन। ब्रिटिश पॉलिसी को अल्टीमेट गोल था इंडिया को डेवलप नहीं, ब्रिटेन को इनरिच करना। फाइनल समरी अगर हम निकालें तो पूरे चैप्टर का एसेंस क्या है कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट हुआ, पीजेंट और आर्टिशंस गरीब होते गए, फेमीन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। लेकिन एक पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी हुआ कि इंडियन थिंकर्स और नेशनलिस्ट ने इन पॉलिसीज़ को एक्सपोज किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने ही इंडियन नेशनलिज्म को कह सकते हो स्ट्रेंथन किया। लोगों ने समझा कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना इकोनॉमिक फ्रीडम इम्पॉसिबल है ना। इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर, और इसीलिए ना दादा भाई नारोजी ने कहा कि द ब्रिटिश कनेक्शन वॉज अ कर्स फॉर इंडिया, इट ड्रेन्ड इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड रिड्यूस्ड हर टू पॉवर्टी। रिमेंबर द फाइनल चेन, ब्रिटिश रूल, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यानी एक्सप्लॉयटेशन ही रेजिस्टेंस का रीज़न बन गया और इकोनॉमिक इशू ही जो है इंडियन नेशनलिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो फाउंडेशन में से एक बन गया। इफ़ वी क्विकली रिवाइज, मर्केंटलिज्म यानी ट्रेड मोनोपोली एंड बिगनिंग ऑफ ड्रेन। फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म क्या था जो 1813 से 1860 तक चला, वो था इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। कॉमन फीचर क्या थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे इसके कॉमन फीचर्स थे। फाइनल इम्पैक्ट क्या था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बिकेम द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। If you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.